हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सलोनी अग्रवाल आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जीएस पेपर 4 का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस में जीएस पेपर 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जीएस पेपर 1, 2, 3 का सिलेबस कैसा है। अब बात आती है जीएस पेपर 4 की। जब हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच भी डाला हुआ है, तो वो मैंने इसलिए डाला हुआ है कि आपको सबसे पहले जीएस पेपर 4 का पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हमने 1, 2, 3 में देखा है जीएस 4 का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। हमने देखा था जीएस पेपर 1, 2, 3 में देयर वर 10 यूनिट्स, बट जीएस 4 पेपर में ऐसा नहीं है। बिफोर गेटिंग इनटू दैट, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। एज इन आप प्रीलिम्स दे के आएंगे, अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो ही आप मेंस में अपीयर होते हो। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। और जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, एक मिनट हम कलर चेंज करते हैं। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जीएस पेपर 4 है वो भी 3 आवर्स का है, जैसे कि ऊपर के 3 पेपर थे। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जीएस पेपर 4 200 मार्क्स का है। अभी तक जितना वेटेज आपने 1, 2, 3 में दिया है उतना वेटेज जीएस 4 का नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि हमको इस पर फोकस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 मार्क्स हैं 1400 में से, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएस पेपर 4 में, तो आप ये याद रखिएगा कि जीएस पेपर 4 में टोटल 5 यूनिट्स हैं। गेटिंग, हर एक यूनिट के पास 40 मार्क्स है। अब एक यूनिट के पास 40 मार्क्स है, टोटल 5 यूनिट्स है, तो आप सम टोटल करके निकाल सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितना हो गए, 200 मार्क्स हो गए। अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक बार आप लोगों के साथ यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिएगा इधर, सबसे पहला जो 4th पेपर है उसमें जो आपके यूनिट 1 है। अच्छा, मैं इतनी देर से जीएस पेपर 4 बोल रही हूँ, आप लोगों को मालूम भी है और याद भी रखिएगा कि हम बेसिकली इसमें एथिक्स वाले पार्ट की बात करते हैं। मतलब जीएस पेपर 4 इज एंटायरली एथिक्स, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है यूनिट 1, उसमें आपके फिलोसोफर्स और थिंकर्स आते हैं, साथ में सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम सोशल रिफॉर्मर्स तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम, एज इन हिस्ट्री जब हम देखते हैं वहाँ पे भी हमने देखे, तो ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स कुछ यहाँ पे कॉमन भी है जो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, और साथ साथ में आप लोग एथिक्स के पेपर में भी देखेंगे, तो ठीक है, हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट 1 फिलोसोफर और थिंकर्स, जिसमें सोशल रिफॉर्मर्स है, देखिएगा सॉक्रेट्स है, उसके बाद प्लेटो है। अच्छा, जितने भी रिफॉर्मर्स और थिंकर्स यहाँ पे मेंशन है, याद रखिए आपको इन लोगों के पूरा, जब आप इनकी बायोग्राफी वगैरह रीड करेंगे तो इनके जो मोरल वैल्यूज़ थे, इनके जो एथिक्स थे, वो सब आपको ध्यान से रीड करना है। इनसे एसोसिएटेड जो इन्होंने थ्योरीज दी हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सब के बारे में बोला है, वो सब भी आपको देखना है, ठीक है। तो सॉक्रेट्स है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, ठीक है, महावीर जैन आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद बुद्धा को भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आचार्य शंकर एमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं, अच्छे से देखिएगा इनके बारे में। इसके बाद चारवाक के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास। अच्छा, कबीर, तुलसीदास, जब भी आप इन सब की बायोग्राफी देखेंगे तो याद रखिएगा हम लोगों के इनके जो मेन बुक्स हैं या जो इनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं वो सब भी हाईलाइट करना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, आप लोगों को मालूम है ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं ये। सावित्रीबाई फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले का एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, तो वो हाईलाइट करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सब आप लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला सेक्शन है इंडिया की हिस्ट्री में, वो हम लोग जीएस पेपर 1 के पार्ट ए में देखते हैं। आप लोगों को याद आना चाहिए जीएस पेपर 1 इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, अंडर विच पार्ट ए इंक्लूड्स हिस्ट्री एंड पार्ट बी इंक्लूड्स ज्योग्राफी। तो पार्ट ए में हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं,
तो वहाँ पे भी आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे एथिक्स में उनका जो कंट्रीब्यूशन एज इन उनके जो मोरल वैल्यूज़ थे वो सब आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डायनामिक पार्ट नहीं आता, पूरा स्टैटिक पार्ट आपका आएगा। ठीक है, डायनामिक एज इन करंट से आप क्या ज़्यादा इसको रिलेट करोगे, हम कुछ ज़्यादा रिलेट कर ही नहीं सकते, तो स्टैटिक पार्ट है। नेक्स्ट यूनिट इज योर रिलेटेड टू एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जब एटीट्यूड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स हाईलाइट है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब आप यहाँ पे कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड में कंटेंट आएगा, एटीट्यूड के एलिमेंट्स आएंगे, फंक्शन आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूडनल चेंज आएगा, परसुएसिव कम्युनिकेशन आपको देखना है, प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एज इन जब आप एटीट्यूड वाला पोर्शन कवर करेंगे तो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, एटीट्यूड की डेफिनेशन, डिफरेंट कंटेंट जो एटीट्यूड से रिलेटेड है, जब आप वो कवर करेंगे तो लास्ट में सिलेबस में एक चीज़ हाईलाइट है कि आपको ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है ना। स्टीरियोटाइप्स मतलब जो हम लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं और जो आज भी रूढ़िवादी सोच जो हमारे गाँवों में प्रचलित है, हमको वो सारे एलिमेंट्स भी हाईलाइट करने हैं। तो अच्छा कंटेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में देखिए एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड और जो फाउंडेशनल वैल्यूज जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या कल को अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होना चाहिए, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। एज इन अगर मैं नटशेल में आपसे बात करूं तो वंस यू गेट इनटू द सर्विसेज, आपके नीचे जो लोग काम करेंगे उनके प्रति आप कितने टॉलरेंट हैं, है ना, व्हाट इज योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम। ऑल्दो आपके पास हो सकता है कि पोजीशन उनसे हायर रहे या आप उनसे काफ़ी सीनियर रहें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बहुत नीचे दर्जे का ट्रीट करें या आप हमेशा आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत नेगेटिव हो या हमेशा एग्रेसिव एटीट्यूड हो, वो नहीं होना चाहिए। हाउ मच यू आर कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, और एट द सेम टाइम वंस यू गेट इनटू द सर्विसेज आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो वल्नरेबल पीपल है या जो बैकवर्ड सेक्शन है, आपका एटीट्यूड उनके प्रति कैसा रहता है। तो एथिक्स ऐसा ही नहीं है कि आपके सिलेबस में बस डाल दिया है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, उनकी यूटिलिटीज़ देखनी है, उनका एप्लीकेशन देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। आप लोग समझते ही हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें समटाइम्स क्या होता है कि हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप जब वर्क कर रहे हैं तो आप उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या आप उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे हाईलाइट करा है एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एथिक्स का। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके, आप कैसे डिफरेंसेस को समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो एक इजी टॉपिक है जो आराम से आप अपना यूनिट सेकंड में कवर कर सकते हैं। अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर हर एक यूनिट के पास 40 मार्क्स है तो जितना इंपॉर्टेंस आप यूनिट 1 को दे रहे हैं आपको यूनिट 2 को भी देना ही है। ओके, फेयर इनफ। नेक्स्ट इज योर यूनिट 3 विच टॉक्स अबाउट ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ठीक है, ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशंस हाईलाइट करा है इसमें। एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या एथिक्स और वैल्यूज होना चाहिए। सबसे पहला एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस। व्हाट आर द एलिमेंट्स, एथिकल एलिमेंट्स जो गवर्नेंस में होते हैं। एट द सेम टाइम इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो समवेयर डाउन द लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो प्रोसेस है अगर आप उसको फॉलो करेंगे या चीज़ें अगर आप हाइड करके नहीं चलेंगे तो आप कुछ देश के हित में, समाज के हित में काम करेंगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एथिकल रीजनिंग एंड मोरल डिलेमास। ठीक है, समटाइम्स इट सो हैपन्स कि जब हम सर्विस में होते हैं
तो कई बार मॉरल डिलेमास आते हैं, समझ में नहीं आता कि किसके फेवर में डिसीजन ले। तो उसको आपको अच्छे से समझना है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाता है तो आप किस प्रकार एक्ट करेंगे या किस तरीके से डिसीजन लेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब इंटरव्यू में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आता है या इंटरव्यूअर आपसे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन करता है जिसमें आपको अपना व्यू पॉइंट देना है, तो उस समय आपको अपने सारी चीज़ें सोच के आंसर करना होता है। एज इन आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस भी देखना है, अपना प्रोफेशनल वर्क भी देखना है, आपको अपने एथिक्स भी सामने लेके आना है। तो वो सारी चीज़ें उस सिचुएशन में आपका जो एथिकल रीजनिंग है वो भी हाईलाइट होना चाहिए। ओके, कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है, आपका कॉन्साइंस। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस, तो आप लोग टॉपिक समझ ही गए हैं कि बेसिकली ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा, जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं फर्स्ट यू हैव टू कवर दैट, एज इन कि जो सिलेबस में टॉपिक्स डिकोड करे हुए हैं सबसे पहला प्रायोरिटी आपका है कि आप वो कवर करें, ठीक है। फिर रेस्ट अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है देन यू कैन। ओके, फेयर इनफ। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट यूनिट, करप्शन। ऑल टुगेदर एक यूनिट को ही पूरा करप्शन के लिए डेडिकेट कर दिया है, मतलब 40 मार्क्स का आपको करप्शन से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। देखिएगा क्या क्या टाइप्स और कॉसेज होते हैं करप्शन के, अफेक्ट्स ऑफ करप्शन, किस पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अप्रोचेस टू मिनिमाइजिंग करप्शन, व्हाट आर दी मेजर्स या अप्रोचेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आप करप्शन को कम कर सकें, ठीक है। रोल्स ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली एंड विसल ब्लोअर, ठीक है। सोसाइटी का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, वो करप्शन को कम करने में क्या पॉइंट्स दे रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फैमिली एंड विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर्स आर दी वंस जो वॉलंटरली आके ही कोई इनिशिएटिव लेते हैं ताकि करप्शन को रिड्यूस कर दें। एज इन अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में करप्शन ज़्यादा है तो आप खुद एक वॉलंटरली आके उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे करप्शन है, इसको कैसे ना कैसे हमको रिड्यूस करना है। तो उन कैंडिडेट्स को विसल ब्लोअर बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन, एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो करप्शन के लिए डेडिकेटेड है, तो आपको वो भी देखना है। जैसे कि हम लोगों के बहुत सारे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क से इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कन्वेंशन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वैसे ही करप्शन से रिलेटेड है जो आपको देखना है, ठीक है। मेजरिंग करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके लोकपाल और लोकायुक्त हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है करप्शन को रिड्यूस करने के लिए। क्या वो वॉलंटरली जब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं तो वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पूरा जो लोकपाल और लोकायुक्त वाला पार्ट है वो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो आपके पॉलिटी वाले सिलेबस में आ जाता है, तो वहाँ तो आप पढ़ेंगे ही। और यहाँ पे करप्शन में लोकपाल और लोकायुक्त की क्या इंपॉर्टेंस है वो सब आपको हाईलाइट करनी। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो सिविल सर्वेंट्स को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल को आप उसी सिस्टम में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा करप्टेड है ना। एज इन चीज़ें डिजिटाइज होने के बाद करप्शन इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, बट येस देयर इज करप्शन। सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसकी एक एक डिटेल्स में जाना चाहिए ताकि कल को आप सिस्टम में जाके वो अमेंडमेंट्स और चेंजेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, अब आता है आपका यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ इज ऑल अबाउट केस स्टडीज, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस, जो भी सिलेबस में एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड केस स्टडीज आपके सामने आएगी, तो आपको वो सॉल्व करना होगी। अब बात आती है कि ये भी 40 मार्क्स का है, हर एक यूनिट के पास 40 मार्क्स है, तो पूरा पेपर का जो फॉर्मेट है या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है देखिएगा वो कैसे। अब ये बताने के पहले तो मैं आप लोगों को जीएस पेपर 1, 2, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन याद दिलाऊंगी। हमने वहां पे क्या देखा था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, हर एक यूनिट से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते थे, टोटल कितना हो जाता था, 9 मार्क्स हो जाता था। सिमिलरली 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते थे मतलब 10, और 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन था मतलब 11। सम टोटल एक यूनिट से 30 मार्क्स था, जो हमने जीएस पेपर 1 और 2 और 3 में बात करी थी। अब जीएस पेपर 4 में जो फॉर्मेट है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ध्यान से देखो, टोटल आपका कितना है, 40 मार्क्स है। 40 मार्क्स में अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी नहीं है।
2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। अब 5 क्वेश्चन होंगे तो 2 × 5 मतलब टोटल अगर आप इसमें से ध्यान से देखोगे तो आपके मार्क्स कितने बन गए? 2 × 5 10 मार्क्स बन गए। और आपको आंसरिंग कितने वर्ड्स में करना है? 10 वर्ड्स या फिर 1 लाइन में करना है। ये MPPSC लिख के देता है हमको बाकायदा। सिमिलरली नेक्स्ट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें आपके पास 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन है। 5 × 2 अगेन इज योर 10 मार्क्स। ठीक है, आंसर आपको 50 वर्ड्स और 5 to 6 लाइन्स में करना है, जैसे कि आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करते थे। ओके, अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप है जो कि 11 मार्क्स का ना होते हुए 20 मार्क्स का है, और सिर्फ एक क्वेश्चन होता है हर एक यूनिट में से, तो 20 × 1 मतलब कितना हो गया? 20 हो गया। अब देख लो 10 + 10 20, 20 + 20 इज 40, हो गए आपके एक यूनिट के 40 मार्क्स। अब बात आती है जो आपकी यूनिट 5th है। अब यूनिट 5th की अगर आप बात करोगे तो यूनिट 5th 40 मार्क्स का है, बट बहुत स्कोरिंग ऐसे है कि वहाँ पे 2 केस स्टडीज होती है। एक केस स्टडी 20 मार्क्स की और दूसरी केस स्टडी भी 20 मार्क्स की, तो 20 × 2 कितना हो गया आपका? 40। तो एक केस स्टडी को आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। और सिर्फ ये जो केस स्टडी वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट 5th के लिए है ना, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि एथिक्स के पेपर में 1st, 2nd, 3rd और 4th यूनिट 40 मार्क्स की है, जिसका फॉर्मेट मैंने ये जो आपको बताया है 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जबकि आपकी जो यूनिट 5th है उसमें आपके पास 2 केस स्टडीज़ है और एक केस स्टडी 20 मार्क्स की है, तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 40 मार्क्स। और ये पूरा अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मार्क्स, एंड आपके पास जो टाइम है वो 3 आवर्स ही है, तो आप आराम से पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं जो आपको टाइम दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।